नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रोनी पेनी मॉडल जिसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में 100% हर साल पूछा जाता है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आए थे कि इस टॉपिक को अपलोड किया जाए, तो उसी के आधार पर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये टॉपिक है वो ज़्यादातर विद्यार्थियों को कठिन लगता है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ये लेंथी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा और वो पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसान होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला पॉइंट ये है कि इस क्रोनी पेनी मॉडल के अंदर क्वांटम फिजिक्स का यूज़ होता है और क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमने जो यूनिट पढ़ी थी, एक विमीय विभव कूप में कण है, आयताकार विभव प्राचीर है, उन सब में जो कंडीशन हमने फॉलो की हैं, जिस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला है, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगी। और इसके साथ साथ सॉलिड स्टेट का ही एक टॉपिक था, ब्लोच थ्योरम जिसे कहते हैं, ब्लॉच प्रमेय जिसे कहते हैं। ये मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि अभी भी ज़्यादातर विद्यार्थी वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, जैसा कि मुझे पता ही है, स्किप करते ही हैं। तो जब तक स्किप करते रहेंगे तब तक आपको एक एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा, और जब तक एक एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप चाहें किसी भी चैनल पे कोई टॉपिक देख रहे हों तो उसे कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्रोनी पेनी मॉडल का पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो इसके 2 पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे, हो सकता है 3 भी बनाने पड़े। और ये जो टॉपिक है वो जनरल बीएससी के अंदर यानी फाइनल के अंदर 2 नंबर पेपर का 5 नंबर यूनिट का टॉपिक है, और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से जो पेपर उनके लगता है उसके अंदर ये टॉपिक है वो अप्लाई होता है। तो परीक्षा समय बहुत कम बचा है, तो अभी से ईमानदारी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। तो क्रोनी पेनी मॉडल में क्या है, कैसे हमें करना है, क्या इसका जो एक निष्कर्ष हम निकालेंगे, वो सब बातें हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये किस आधार पे काम कर रहा है, मतलब ये कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको लेके ये चलता है। तो जो सॉलिड होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर हम ये मानते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले लैटिस में जालक में विचरण करते हैं। लेकिन अगर आपका क्रिस्टल जो है वो आयनिक हो या सहसंयोजी हो, तो उस कंडीशन में संयोजी इलेक्ट्रॉन लैटिस के आयनों के साथ जो नाभिक है उसके आसपास विचरण करेंगे, और उस वजह से क्या होगा, उन पर एक आवर्ती विभव लगेगा। वो आवर्ती विभव कैसे होता है, क्या होता है, इसकी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। बीएससी बीएड के लिए भी मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई थी, और जनरल बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 5 से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे पेरियोडिक पोटेंशियल वगैरह सब कुछ वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो क्रोनी और पेनी थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पता करने का प्रयास किया कि जो एक विमीय जालक होता है, 1 डायमेंशनल लैटिस होता है, उसके सॉलिड में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसका व्यवहार कैसे होता है, उसके व्यवहार का वर्णन ये टॉपिक है वो करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं क्रोनी पेनी मॉडल जो है वो एक विमीय जालक ठोस में संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, उसकी गति को डिस्क्राइब करता है। तो ये सारे निष्कर्ष हम उस टॉपिक में हम निकालेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छा तरीके से समझ में तभी आएगा जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की जो थर्ड यूनिट है, एक विमीय विभव कूप है या एक विमीय बॉक्स में कण की गति है, त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति है, उनमें से आप एक टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा क्योंकि ये उसी पर बेस्ड है। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट के हमने ब्लॉच प्रमेय के बारे में बताया था, 2 वीडियो मैंने उसकी अपलोड कर रखी हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसमें यूज होंगी। ये 2 टॉपिक हैं, ये अच्छे से पहले कवर कर लीजिए आप, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 100% समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि ज़िंदगी में आप इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके नहीं रहेगा। तो जैसा कि हम वहाँ पर भी ऐसा ही मानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक आवर्ती विभव जो है उसको आयताकार विभव माना गया है। क्रोनी और पेनी ने सरलता के लिए जो इस तरीके से आवर्ती विभव होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियोस के अंदर, उसको आयताकार विभव मान के वो
चले थे ताकि वो अपना सॉल्यूशन दे सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी विड्थ दिखाई दे रही है ये a है, यानी यहाँ पर a है, इसके आगे ये b है, तो ये टोटल a प्लस b हो जाएगी। यहाँ पे ये माइनस के डायरेक्शन में आ गया, माइनस b हो गया यहाँ पे, बाकी विड्थ तो सेम है, a प्लस b हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 और a की रेंज में यहाँ पर 0 है, जबकि माइनस b से a की रेंज में ये आपका क्या है, v नॉट है। ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो करनी है और उसके लिए आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके आने हैं। तो हम क्या मानते हैं, लेट वी एक्स इक्वल्स 0, किस कंडीशन में, 0 ग्रेटर देन x लेस देन a, यानी 0 और a के बिटवीन जब x की वैल्यू होती है उस कंडीशन में पोटेंशियल अब 0 होता है, और जब माइनस b और a के बिटवीन होता है तो v नॉट होता है। तो ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्वांटम फिजिक्स की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके आएंगे यहाँ पर, जो काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट होती है, जिसका हमने थर्ड यूनिट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। डी स्क्वेयर साई वन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me अपॉन एच कैट स्क्वेयर या एच क्रॉस स्क्वेयर भी बोल सकते हो, साई वन इक्वल्स 0, ये आपका फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा तरंग फलन जो है डी स्क्वेयर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर ई माइनस वी नॉट साई 2 इक्वल्स 0, और ये आपका माइनस बी और ए वाली कंडीशन में इक्वेशन नंबर होगी थर्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये माने कि जो वी नोट है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो अगर पार्टिकल एनर्जी से ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप वी नोट तो प्लस का होना चाहिए फिर, और ई माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ से माइनस को कॉमन लेके मैंने ये इक्वेशन बना दी, डी स्क्वेयर साइन 2 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर वी नोट माइनस ई साइन 2 इक्वल्स 0। अब जैसा हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कि ये 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर है, इसको हम अल्फा स्क्वेयर मान लेते हैं, इसको हम अल्फा स्क्वेयर मान लेते हैं, जो कि एक नियतांक है। और इसी तरीके से यहाँ से 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वेयर वी नोट माइनस ई को बीटा स्क्वेयर मान लेते हैं। ये दोनों ही क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक स्वैच्छिक नियतांक मान सकते हो। और इसी टाइप के नियतांक हमने ब्लॉक प्रमेय के अंदर भी माने थे। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को इस तरीके से लिख देते हैं, डी स्क्वेयर साइन 1 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर साइन 1 बराबर 0 और डी स्क्वेयर साइन 2 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर साइन 2 इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर होगी 4 और 5। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ब्लोच थ्योरम का। ये टॉपिक हम पहले क्लियर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो। ये इसका स्टेटमेंट था, साइन एक्स इक्वल्स ई की आयोटा के एक्स यू एक्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यू के एक्स, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल रखने के लिए यहाँ पे के नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं यू एक्स लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर होगी 6। अब हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में देखिए डी स्क्वेयर साइन 1 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, यानी कि 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास साइन की वैल्यू मिली, इस इक्वेशन नंबर 6 का 2 बार आप अवकलन करें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अवकलन करना मैथ के स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे तरीके से आपको पता है। डी स्क्वेयर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर ये पूरा का पूरा पद जो है अवकलन करने के बाद आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ साइन है, तो इसको एक बार मैं साइन 1 के लिए लिखूंगा, एक बार मैं साइन 2 के लिए लिखूंगा। जहाँ पर u है वहाँ पर साइन 1 के लिए u1 लिख देंगे और u2 लिखेंगे हम साइन 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, साइन 1 और साइन 2 के पदों में समीकरण 4 और 5 में आप इसको रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और 5 में साइन 1 और साइन 2 की वैल्यू आप रख दीजिए। तो यहाँ पर रखने के बाद आपके पास इस तरीके की समीकरण मिलेंगी, समीकरण 7 और 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब साइन 1 के लिए रखेंगे तो जहाँ पर u है उसको u1 लिखेंगे और साइन 2 के लिए u को u2 लिखेंगे, और इक्वेशन नंबर 7 और 8 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना पेपर में करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन आपको आना चाहिए, आपको सिर्फ उसको सोल्व करना आना चाहिए, वो आप अपनी रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। हाँ, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताता जाऊँगा। अब इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो आ गई है, इनका व्यापक हल हम कैसे मानेंगे। क्वांटम फिजिक्स में हमने हर एक टॉपिक में ऐसे हल माने हैं, और अगर आपने क्वांटम फिजिक्स को कवर कर लिया है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर हम u1 और u2 के पदों में हल मानेंगे, क्योंकि हमारे पास u1 और u2 के पदों में है।
तो u1 इक्वल्स तो हल हो जाएगा a e की आयोटा अल्फा माइनस के एक्स प्लस b e की माइनस आयोटा अल्फा प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 9। और u2 के लिए क्या हो जाएगा c e की बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस d e की माइनस बीटा प्लस आयोटा के एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें अल्फा और के है तो ये इसके पदों में हल आ गया, और यहाँ पे बीटा और के है तो ये बीटा और के पदों में हल आ गया। ये इक्वेशन नंबर आ गई 9 और 10। अब यहाँ पर आपको सातत्य प्रतिबंध लगाने हैं, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। वो कंडीशन कैसे होंगी? अगर आपको याद हो क्वांटम फिजिक्स में हमने ऐसा किया था कि साई1 इक्वल्स साई2 रख दीजिए एक्स बराबर 0 पर, और इनका अवकलन जो है डी साई1 अपॉन डी एक्स इक्वल रख दीजिए डी साई2 अपॉन डी एक्स के। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन आपको मिली थी। तो यहाँ पर हम साई1 तो नहीं बता रहे, हम तो यहाँ पे u1 और u2 बता रहे हैं, तो सिर्फ साई1 साई2 के जगह u1 u2 लिख देंगे, बाकी रूल वैसे ही चलेंगे। अब यहाँ पे एक तो x बराबर 0 पे ही लेके चलना है, दूसरा हम यहाँ पे लेके चलेंगे x बराबर माइनस b और a के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सातत्य प्रतिबंधों से u और du अपॉन dx के लिए, यानी एक तो अवकलन वाले स्टेप के लिए लेके चलना है और एक नॉर्मल फलन के लिए लेके चलना है। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 9 से यहाँ पे देखेंगे, जब मैं u1 इक्वल्स u2 रखूंगा x बराबर 0 पर, तो a प्लस बी बराबर c प्लस डी मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर मिलेगी 11। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 10 से क्या मिल जाएगा, आयोटा a अल्फा माइनस के माइनस आयोटा b अल्फा प्लस के इक्वल्स c बीटा माइनस आयोटा के माइनस डी बीटा प्लस आयोटा के, इक्वेशन नंबर 12। अब इसी प्रकार x बराबर a और x बराबर माइनस b पर आपको एक बाउंड्री कंडीशन और लगानी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x बराबर a है वो u1 के लिए लेके चलेंगे और x बराबर माइनस b है वो u2 के लिए लेके चलेंगे। तो आपके पास इक्वेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हो 13 और 14 जो है बन जाएंगी। इस प्रकार से 13 और 14 इक्वेशन बन जाएंगी जब आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये कंडीशन लगाने के बाद आपके पास 4 इक्वेशन आती हैं, इक्वेशन नंबर 11, 12, 13 और एक आपकी इक्वेशन नंबर आती है 14। अब इन इक्वेशन को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इनका जो सारणिक है, इनमें जो कांस्टेंट है a b c d, उन कांस्टेंट के गुणांकों का सारणिक अगर 0 के बराबर ले लिया जाए तो हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सारणिक के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, ये मैंने इसको सारणिक के रूप में लिख लिया, बराबर मैंने 0 ले लिया। अब यहाँ से इस सारणिक को, इस डेटर्मिनेट को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्रॉनी और पेनी ने कुछ कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन को आधार मानते हुए उन्होंने निष्कर्ष दिए थे। तो इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम वो निष्कर्ष भी बताएंगे, वो कंडीशन भी बताएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आगे होने वाला है। आपको एक एक बात आगे समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या था। तो इतना टॉपिक आप अच्छे से कवर, तो अभी के लिए इतना टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।